हुआ ये कि जब मैंने अपनी शिक्षा इंजीनियरिंग की पूरी की, तब मैं स्वयं से, अपनी शिक्षा से पूरी तरह से असंतुष्ट था। तो आपको हंसी भी आएगी कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया फाइनल ईयर का, मैं पास हुआ, तो मैंने अपने संस्थान के दरवाजे पे, जहाँ पे एक तरफ प्रथम प्रधानमंत्री का पत्थर लगा हुआ है, दूसरी तरफ प्रथम राष्ट्रपति का पत्थर लगा हुआ है, उस पे जाके जल फूल चढ़ा के, नारियल चढ़ा के ये प्रार्थना की भगवान अब यहाँ दोबारा ना आना पड़े। और सहयोग कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने बोला बेटा तेरा उद्धार यही होना, अभी तेरी पढ़ाई अधूरी है, ये पढ़ाई पूरी करने को तुझको वापस इसी संस्थान में आना पड़ेगा। तो सहयोग से वापस, उस समय शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर हुआ करता था, उसमें वापसी हुई। तो वो अपने को लेके, स्वयं को लेके जो पीड़ा थी, और समस्त विद्यार्थियों के साथ एक हमारा फॉर्मल इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम जो कर रहा था कि 5 साल लगाने के बाद जब आप निकलते हो तो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आप कुछ कर पाओगे इंजीनियरिंग को लेके। हम सिविल इंजीनियर बने, हमसे आप कहते थे अगर एक नाली भी बना दो तो हम ठीक से नहीं बना पाते। ये स्थिति थी हमारी। और मूल्यों का जो क्षरण है, वो तो जो उस समय की जो पीढ़ी है वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उस समय महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का जिस तरह का उन्माद और जिस तरह का आंदोलन का वातावरण होता था, उसमें तो कुछ कृपा ही थी कि हम लोग बच के निकल गए। तो जब ये अध्यापक बनने का दायित्व आया तो बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसमें लगा कि कम से कम हमारे साथ जो हुआ, मेरे विद्यार्थियों के साथ वैसा नहीं होना चाहिए। तो करें क्या कि शिक्षा थोड़ी ठीक हो जाए। तो तलाश की, बहुत सारे प्रयोग किए, स्पोर्ट्स को लेके, योग को लेके, अलग अलग प्रवचनों को लेके, रोल मॉडल्स को लेके, लेकिन कहीं कोई स्थायी समाधान नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ते ही जा रहा था। संकेत भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं, मतलब हम लोग चड्डी बड्डी हैं। मतलब बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि जो क्लास 1 से लेके और सारे जीवन एक दूसरे के साथ हों, उस तरह की मित्रता है संकेत से। तो बचपन से हम लोग बहुत आदर्शवादी रहे, तो हमेशा मतलब खुद की चिंता छोड़ के देश समाज की चिंता ज्यादा रही हम लोग को। तो देश कैसे ठीक होगा, समाज कैसे ठीक होगा, इस पे बात होती रहती थी और ये बात हमेशा चलती थी। उसी समय संकेत भाई बाहर गए हुए थे अध्ययन के लिए, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप लेके। वो वापस लौट के आए, हम लोगों की पुनः मुलाकात शुरू हुई। तो संकेत भैया ने एक दिन मुझको बताया कि बोले समीर, जो हम ढूंढ रहे थे वो सॉल्यूशन मिल गया। मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोला मैं तो इतने सारे प्रयोग करके देख चुका हूँ और हर बार असफल होता हूँ, ऐसा कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। बोले एक बार तुम ट्राई करो। एक फिलॉसफी है, उसका नाम है मध्य दर्शन, और उसके बारे में बताने के लिए डॉक्टर गणेश बगड़िया जी, जो उस टाइम SPTI कानपुर में पढ़ाते थे इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आ रहे हैं। लेकिन शर्त ये कि तुमको 7 दिन का समय निकालना पड़ेगा। नॉर्मली उस समय तक मैं बाबाओं से, प्रवचन से, इससे सबसे थोड़ी सी अनिच्छा हो गई थी सुनने की, उस सबके वो उसका जो थोथलापन था वो दिखने लगा था। लेकिन संकेत के ऊपर भरोसा था कि इसको किसी बात ने प्रभावित किया है, मतलब उस बात में दम होगा। तो संकेत के कहने पे मैं शिविर गया, और गणेश बागड़िया जी ने पहली जो लाइन लिखी, पहली बात तो ये कि मानना नहीं है, जानना है। दूसरा, अपनी जिम्मेदारी पे जानना है। मैं बोला यार ऐसा तो कोई नहीं बोलता, सब बोलते मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है। तो बोले ये तो कुछ अलग बात हो रही। फिर उन्होंने कहा मानव लक्ष्य, मैं प्रस्ताव रखूंगा, आप जांचिए अपनी जिम्मेदारी पे। और वो जो मानव लक्ष्य क्लिक हुआ, तो वो 7 दिन में ये समझ में आ गया कि ये बॉस, ये तो अद्भुत पूंजी हाथ लग गई। और जिस पूरी जरूरत के लिए मैं इधर उधर भटक रहा था, शिक्षा की जो पूरकता है और संपूर्ण शिक्षा का जो मॉडल है, वो यहां से मिल गया मुझको। फिर और शिविर अटेंड किए,
तो ये समझ में आया कि इसको विद्यार्थियों तक पहुंचाना बहुत जरूरी, क्योंकि खुद की जिंदगी में बहुत सुधार आए। जितने मित्र जुड़े हुए हैं मध्य दर्शन के कार्यक्रम से, जीवन विद्या के कार्यक्रम से, ये ज्यादा स्वांतः सुख आया है। अनीता दीदी अभी बता रही थी कि इतना समय सस्टेन करना किसी दर्शन को लेके, विधा को लेके आसान नहीं है, लेकिन ये इसीलिए लोग सस्टेन कर पाते हैं, इसमें निरंतर चल पाते हैं, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम आपको स्वयं को सुख देता है। तो ये लगा कि भाई जो सुख, जो खुशी मुझको मिल रही है कि मेरी समझ इतनी स्पष्ट हो रही है, चीजों को लेके इतनी क्लैरिटी आ रही है, इतनी ताकत मुझको मिल रही है दर्शन से कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में समाधान मेरे हाथ में है, कोई दूसरा मुझको अब कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है, विद्यार्थियों को देना ही चाहिए। और पूरी शिक्षा में हमारी जो पूरा एक खाली कोना है वो पूरा इससे भरता है। संयोग से उसी समय देश के स्तर पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, और उस समय की जो सरकार थी, उसके जो शिक्षा मंत्री थे, उनके दिमाग में कहीं से आया कि कहीं ना कहीं शिक्षा को मूल्य शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। और मूल्य शिक्षा के प्रयासों की शुरुआत हुई, और उसमें इंजीनियरिंग में मूल्य शिक्षा को शामिल करने के लिए आईआईटी दिल्ली में यूनिवर्सल एजुकेशन इन वैल्यूज या एजुकेशन इन यूनिवर्सल वैल्यूज का एक सेंटर खुला। उसका नेतृत्व प्रोफेसर गौड़ और प्रोफेसर धर, दो विद्वान, उनके हाथों में दिया गया। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि पूरे देश में हम घूम घूम के देखेंगे कि ऐसे कौन से मॉडल हैं जो वैल्यू एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले द्वंद ये था कि मूल्य शिक्षा की जरूरत है कि नहीं, दूसरा अगर जरूरत है तो ये हमारे शिक्षा की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें आएगी कैसे। तो उसी क्रम में उनका रायपुर आना हुआ। उस समय हम शुरू कर रहे थे शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर में उस समय मूल्य शिक्षा की कक्षाएं। उसका भी एक रोचक किस्सा है कि जो हम कर सकते हैं इसके बारे में परिचय देने के लिए हमने एक गोष्ठी का आयोजन किया, और उसमें इनको आमंत्रित किया। प्रोफेसर धर और प्रोफेसर गौड़ का आना हुआ, क्योंकि आईआईटी कानपुर में और आईआईटी दिल्ली में कुछ प्रयोग इस तरह के मध्य दर्शन जीवन विद्या को लेकर हो रहे थे, उससे उनको आश्वस्ति बनी थी। तो जब रायपुर आए तो हमने सारे शिक्षाविदों की, प्रदेश के जितने शिक्षाविद थे उनकी सबकी गोष्ठी बुलाई। तो उस गोष्ठी में इस बात की सहमति तो हुई कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है, जरूरी है ये, लेकिन कैसे इसकी डिलीवरी की जाएगी, कैसे विद्यार्थी तक पहुंचेगी, इसमें बहुत सारे मतभेद थे। तो उस समय सोम भैया ने प्रस्ताव रखा। उस समय हमारे प्राचार्य डॉक्टर राजेश पाठक हुआ करते थे, उनके सामने कि आप ऐसा करिए, आपके संस्थान के जो सबसे खराब आप समझते हो विद्यार्थी हैं, जो दिन रात आपकी नाक में दम करके रखते हैं, उत्पात करके रखते हैं, उनको आप हमारे पास भेज दो 1 हफ्ते के लिए, और बाद में उनका फीडबैक आप ले लो। ये चैलेंज हम आपको देते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे मैं किसी को आपके पास नहीं भेज सकता। तो क्या होगा उसका, तो फिर ये तय हुआ कि हम लोग एक सेमिनार करेंगे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। और एक सेमिनार का आयोजन किया हमने, स्थायी सफलता कैसे, क्योंकि सबको सक्सेस चाहिए होता है और सक्सेस परमानेंट चाहिए होता है। तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी आए। सेमिनार हम लोगों ने सोचा था 30-40 मिनट चलेगी, अपनी बात रखेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी। वो सेमिनार 2.5 घंटे चली। उस पर चर्चा जो थी कि सफलता क्या है और कैसी है, और कैसे स्थायी सफलता की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें फिर प्रस्ताव रखा कि भाई इसको समझने के लिए 7 दिन का पूरा पाठ्यक्रम है, 7 दिन आपको बैठना पड़ेगा हमारे साथ। तो जो बच्चे आना चाहते हैं, तो उसमें पहली बार में करीब 100 बच्चों ने अपना नाम रजिस्टर कराया कि अच्छी चीज है, इसको हम 7 दिन लगा के सुनेंगे। उसमें से फिर करीब 40 बच्चों का हम लोगों ने चयन किया कि 40 अभी और बाकी बाद में। तो 40 बच्चों का संस्थान में 7 दिन शिविर हुआ। उस टाइम संस्थान बन चुका था, हॉल बन चुका था इसका। वहाँ पहला शिविर हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर के 30-40 बच्चों का। 7वें दिन सोम भैया ने कहा कि अब आप सबको ले आइए वहाँ से। तो मैं सबको, अपने जितने हमारे प्राचार्य थे, डॉक्टर पाठक, बाकी हमारे जो विभागाध्यक्ष थे और शिक्षक थे, उनको सबको मैंने आग्रह किया कि चले, बच्चे गए हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी होती कि 7 दिन उनके साथ क्या हुआ, क्या बीता, एक बार सुन लिया जाए उनको चल के। तो हम लोग सब आए यहाँ मूल्यांकन शिविर में।
मूल्यांकन के दिन। तो बच्चों ने तो भाव विभोर होके रो रो के बताया कि ये हमको पहले क्यों नहीं मिला, ये पहले मिल जाता तो हम इतने अपना समय इतना बर्बाद नहीं करते, एक लक्ष्य स्पष्ट होता हमारे पास, और ये तो पूरी शिक्षा को संपूर्ण करती है और ये कंपलसरी कीजिए सर, उन्होंने पाठक साहब से आग्रह किया। तो बच्चों की जो ईमानदार अभिव्यक्ति थी पूरे 7 दिनों के अनुभव को लेके, उससे हमारे सारे विभागाध्यक्ष, शिक्षक, पाठक साहब स्वयं बहुत प्रभावित हुए और बोले ठीक है। फिर मुझको उन्होंने कहा कि इसका एक मॉडल तैयार करो कि ये कैसे होगा। तो फिर हमने विद्या संस्थान के साथ में एक MOU साइन किया। उसमें ये था कि भाई मध्य दर्शन की जो जीवन विद्या के शिविर है उसका कोई राशि अभ्युदय संस्थान के द्वारा नहीं ली जाएगी, संस्थान केवल बच्चों को यहाँ पहुंचाएगा और उनके खाने पे जो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उस पर जो मामूली खर्च है वो वहन करेगा। तो वो शिविरों की पूरी श्रृंखला शुरू हुई। तो हम हर ब्रांच के हर सेमेस्टर की क्लास को यहाँ भेजते थे, वो यहाँ पे आके 1 हफ्ते शिविर करते थे। उसके बाद मूल्यांकन शिविर में उनके विभागीय अध्यक्ष, उनके शिक्षक आके बैठते थे, मूल्यांकन शिविर होता था। और ये बड़ा एक सार्थक परिवर्तन पूरे शुरू में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर, फिर 2005 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NIT रायपुर डिक्लेयर किया। तो इसका बड़ा सार्थक और सफल प्रयोग रहा। और जो बच्चे अभी निकले हैं वो अभी भी याद करते हैं जो शिविर हुए थे उस समय, जो उनको सोम भैया से बातें हुई थी और आपस में उनकी जो बॉन्डिंग बनी थी और जीने को लेके उनकी एक समझ बनी थी। 2006 में कलाम साहब राष्ट्रपति थे। उस समय सोम भैया की, बाबा जी की, बाकी लोगों की उनसे मुलाकात हुई, उनको बताया तो उनको पता, उन्होंने पूछा कि भाई कहीं ऐसा इसका कोई प्रयोग चल रहा हो तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि NIT रायपुर में ऐसा प्रयोग चल रहा है। तो 2006 में अक्टूबर में मुझको राष्ट्रपति भवन से खबर आई कि कलाम साहब रायपुर आना चाहते हैं, NIT रायपुर आना चाहते हैं, जो बच्चे इन शिविरों से होकर गुजरे हैं उनसे संवाद के लिए। फिर नवंबर 2006 में कलाम साहब का आगमन हुआ। उन्होंने बच्चों से बात की, बच्चों से अपनी बात कही और बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद जो उनका एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था वैल्यू एजुकेशन को लेके, IIT दिल्ली, IIT कानपुर ने मिलके आयोजित किया था IITs में, उसमें कलाम साहब मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने NIT रायपुर और विद्या संस्थान के जो प्रयास हैं उनकी चर्चा की थी, उनकी सराहना की थी। उसका असर ये हुआ प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में भी इसके लिए स्वीकृति बनी। और उसी समय छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी थी। उसके जो कुलपति थे डॉक्टर स्थापक और उसके जो कुल सचिव थे डॉक्टर परमार। तो परमार साहब NIT रायपुर से ही थे, तो उन्होंने वो देखा था, उससे बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने वहां भी उसको रेगुलर जो कार्यक्रम, वो पाठ्यक्रम है उसमें उसको शामिल किया कि मानवीय मूल्यों की शिक्षा। और सिलेबस उन्होंने यही रखा जो हमारा था, शिविर आधारित सिलेबस था, मध्य दर्शन जीवन विद्या आधारित, और टेक्स्ट भी पूरा बाबा जी की किताबों का ही रखा था। तो वहां भी शुरू हुआ, वहां भी प्रयास शुरू हुए और ये प्रयास कुछ समय तक चलते रहे। अभी भी NIT रायपुर में हमारा फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें कंपलसरी कोर्स है वैल्यू एजुकेशन का, जो जीवन विद्या मध्य दर्शन पर ही आधारित है। और हमारी जो हिना बहन है, हिना चावड़ा, वो इस पाठ्यक्रम को संचालित करती हैं, डिलीवर करती हैं और बच्चों पे बहुत अच्छा इसका असर होता है। कुछ इस बीच में NIT रायपुर में बहुत सारे सत्ता परिवर्तन हुए, बहुत सारे नए लोग आए, नए डायरेक्टर आए। तो थोड़ा सा सोम भैया का ये आग्रह था कि हमारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना, उसके चेयरमैन हुए जो हमारा सारा नीति निर्धारण करता है। तो भैया का आग्रह ये था कि मतलब यहाँ से शिक्षकों से जैसी निकल के आने चाहिए, शिक्षक यहाँ से आपके अलावा या 1-2 और मेरे साथी थे उनके अलावा, वो नहीं हो पा रहा है। तो अब जब तक NIT रायपुर के सारे शिक्षक और सारे जो नीति निर्धारक हैं, करने वाले हैं, वो लोग शिविर नहीं करेंगे तो इस कार्यक्रम को विराम देते हैं हम अभी, और कोशिश करते हैं कि वो लोग शिविर करें। बहुत मेहनत की सोम भैया ने, मतलब
लोगों के घर घर जाके उनको समझाए कि क्या इसकी आवश्यकता है, क्यों ये होना चाहिए। लेकिन एनआईटी रायपुर, बड़े खेद के साथ मैं कहूंगा आपसे कि जो अपेक्षा थी उस पर खरा नहीं उतरा। मेरे शिक्षक साथी उस अपेक्षा पे खरे नहीं उतरे। लेकिन चूंकि हमको तो उसका महत्व पता था, तो हमने वो कार्यक्रम अपने स्तर पर अभी जारी रखा है। कोशिश लगातार जारी है कि वापस से वो शुरू हो। लेकिन ये भी समझ में आता है कि एक सोम भैया से या बाकी जो साथी उनसे हम कितनी अपेक्षा रखेंगे, है ना। उनके ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं खुद को तैयार करना और साथियों को तैयार करना, इस दिशा में प्रयास करना होगा। इसको शाश्वत वहां जारी रहे इसके लिए, और इंटीग्रेशन इसका हो अभी के एजुकेशन के साथ में। एक संभावना मुझको दिखती है, क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं हमारे, वो इंजीनियरिंग से ही आते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की फॉर्मल एजुकेशन ली हुई है, इंजीनियरिंग को एज प्रोफेशन प्रैक्टिस भी किया हुआ है। तो इंजीनियरिंग के बारे में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। तो एक हमारे यहाँ प्रावधान है इंटर्नशिप का। तो समर इंटर्नशिप होती है जो समर वैकेशन में होती है, और विंटर इंटर्नशिप होती है जो विंटर वैकेशन में होती है। और इसमें विद्यार्थी 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने और 6 महीने भी, 6 महीने की जो इंटर्नशिप होती है वो फाइनल ईयर में होती है। जब 8वें सेमेस्टर में विद्यार्थी आता है तो अपनी चयन किए हुए उद्यम या संस्था में जाके 6 महीने की इंटर्नशिप करता है। तो वो एक इंटर्नशिप का रास्ता ऐसा है जिससे हम कुछ विद्यार्थियों का चयन करके उनको, जो हमारे भारत में स्थित अलग अलग जगह पे जो संस्थान हैं, वहां पे कुछ, एक तो मध्य दर्शन जीवन विद्या शिविर का वो उसको ग्रहण करना, दूसरा साथ में कुछ तकनीकी कौशल पे काम करना जो कि प्रकृति के साथ विकास को जोड़े। इस पे हम एक कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। अभी एक योजना है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को एक कार्यशाला का आयोजन करें। अभी 2 दिन की कार्यशाला की योजना है, जिसमें शिक्षा में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता और मूल्य शिक्षा कैसे तकनीकी शिक्षा में आएगी इसके ऊपर। तो उसमें अभी डॉक्टर प्रदीप रमन चारला हैं, और IIIT हैदराबाद में उन्होंने काफी समय मध्य दर्शन और जीवन विद्या को लेकर काम किया है। उनकी स्वीकृति मिली है। बाकी लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं। तो पूरे देश से जो हमारे तकनीकी शिक्षा के जो संस्थान हैं, उनके लोगों को बुलाकर अगर उनके यहाँ कोई प्रयोग ऐसे हुए हैं जो सफल रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए और हमने जो किया है वो उनको बताया जाए, ताकि एक फिर से एक माहौल बने तकनीकी संस्थानों में। क्योंकि देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखें, मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना जो सोचना है, शिक्षक के रूप में मेरा अपनी जो सोच बनी है वो ये है कि ये पूरी जीवन के लिए, जीने के लिए पूरा दर्शन पूरा है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, और इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। और खास करके जैसी अनीता दीदी बता रही हैं कि जिस तरह का द्वंद्व, जिस तरह का संघर्ष, जिस तरह का पागलपन पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में मध्य दर्शन जीवन विद्या की आवश्यकता और ज्यादा होती जा रही है, और ज्यादा बढ़ रही है। आप देखिए, एक के बाद दूसरे देश में स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। ताकत भी, पूरी ताकत जो उन शासकों के पास में है, वो ताकत भी जो युवा हैं उनका जो असंतोष है व्यवस्था को लेके, वो कम पड़ रही है। लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत ये है, सबसे शुभ घटना ये है कि ये विकल्प के रूप में है। अब जरूरत इस बात की कि इस विकल्प को स्थापित करने के लिए हम अपनी तरह से अपने प्रयासों में लगे। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने सारे साथियों को यहाँ याद करता हूँ जो अब शरीर रूप में हमारे साथ नहीं हैं, जिन्होंने मध्य दर्शन को समझने में, अभ्युदय संस्थान की स्थापना में उस समय बीड़ा उठाया था, और ये संस्थान आज 25 साल की अपनी यात्रा पूरी कर पाया है। तो उनको सब सादर नमन करता हूं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। व्यक्तिगत कृतज्ञता मैं व्यक्त करता हूं जिन के मैंने शिविर के, पूजनी बाबा जी तो
सवाल ही नहीं उनसे तो कृतज्ञता से ऋण होने का, कि मेरे अपने जीवन में जो सुधार आया है, मेरी अपनी समझ जो ठीक हुई है, और आज मैं बहुत विश्वास के साथ जीता हूं और सारी स्थिति परिस्थिति में मैं ठीक ठाक जीता हूं। तो ये जो मुझको मिला है, ये मध्य दर्शन जीवन विद्या से ही मिला है, शिविरों से ही मिला है। इसके लिए मेरी अपनी पूरी कृतज्ञता आपके लिए, सबके लिए समर्पित है। और आपको और ताकत मिले, और आप शक्तिशाली हो, और आप में उत्साह भरे, और उत्सव आपके साथ हो, और हम सब मिलकर कहीं ना कहीं ये जो विकल्प है इसको स्थापित करने में सफल हो। आपने मुझको धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक आभार समीर बाजपेयी जी। जो शिक्षा में विशेष रूप से NIT में क्या प्रयोग चल रहे हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा को लेकर, इसके बारे में आपने विस्तार से बताया। और